We are back again with a new topic of same chapter. In the previous video, we have studied about the genetic code. हम पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, किस तरह से वो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट करा, क्लोन करा, तो एक क्वेस्ट बढ़ती गई कि हम उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनकी सीक्वेंस को जान पाएँ। तो उसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम डीएनए को आइसोलेट करके, क्लोन करके और सिंपल टेक्निक से सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डिटरमाइन करते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमें जब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता चल जाएगा तो हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो इसके बारे में जो क्वेस्ट थी वो बढ़ती गई और उसको दूर करने के लिए 1990 में एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जाना। अब ह्यूमन जीनोम जो होता है या ह्यूमन का जो जीन सीक्वेंस होता है उसमें 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹ अगर $3 आर स्पेंड टू नो वन बेस पेयर, वन बेस पेयर के लिए अगर हम $3 को स्पेंड करते हैं तो उस केस में हमारा इस पूरे जीनोम का एक्सपेंडिचर मालूम करने के लिए हमें चाहिए $9 बिलियन। $9 बिलियन कब चाहिए? अगर हम एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए $3 एक्सपेंड करते हैं तो ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस मालूम करने के लिए हमारा जो टोटल एक्सपेंस आता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन। और तरह से समझ सकते हैं कि हम हमारा ये डाटा अगर सपोज बुक में स्टोर करते हैं, टाइप्ड बुक में, तो हर पेज में इफ 1000 लेटर्स आर रिटन एंड द बुक कंटेन 1000 पेजेस, then we will require 3300 books to store the genome of human being। यानी कितना बड़ा होता है इसके अंदर ये डाटा, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। The information regarding HGP was possible with the development of new branch of biology, जिसे हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इससे रिलेटेड जो नई ब्रांच डेवलप हुई जिसने इसमें मदद करी, जिसके कारण से हम इतना सीक्वेंस जान पाए, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यू ब्रांच। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये किससे डील कर रही थी? हमारी जो भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन थी या जो भी जीनोमिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू स्टडी करी। नाउ वी विल सी व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वी विल सी व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये 1990 में स्टार्ट हुआ और 2013 में कंप्लीट हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स वॉटसन। इसको फ्रांसिस कॉलिन्स ने एसोसिएट किया था, वैगेरी क्रैनी ने सपोर्ट किया था। देन इसके जो मेन गोल्स थे वो ये थे कि टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। जो ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर को देखा गया था उनका क्या सीक्वेंस है, क्योंकि जब हमें सीक्वेंस पता होगा तो हम उनके फीचर्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे हम इतना मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसको स्टोर करने के लिए हमने देखा कि कितनी स्पेस चाहिए हमें, तो उसमें हम उनका सीक्वेंस जानने की कोशिश करते कि इतने बेस पेयर जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं। क्योंकि जेनेटिक कोड से हम देख चुके हैं कि पर्टिकुलर जेनेटिक कोड का एक जब डेफिनेट सीक्वेंस होता है तो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती है, और ये सीक्वेंस जो है वो जब हमें पता होगा तो हम मालूम कर पाएंगे कि भाई कौन सी अमीनो एसिड बनने वाली है और कौन सी प्रोटीन की चेन उससे डेवलप होगी। तो जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट गोल था दैट वाज टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। Then the second is to identify and work out the functions of 20 to 25,000 genes, कि वो जो जीन्स हैं उनका क्या रोल होता है, क्या काम होता है। जब हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा तो उससे हम उनके होने वाले फंक्शंस को भी डिस्कवर
कर सकते हैं। देन द मेन फंक्शन इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को हम मैनुअली या बुक में तो नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमको कुछ डेटास की ज़रूरत पड़ेगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प लेते हुए हम उस सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करें, उसको उसमें ट्रांसफर कर दें। देन आइडेंटिफाई द जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन में देख चुके हैं कि बहुत सारे डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, तो वो जीन्स के डिसऑर्डर के कारण होता है। तो उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना जिनसे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ताकि हम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ये भी इसका मेगा प्रोजेक्ट का ही एक वर्क था। देन ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रीज। हमें जो भी इंफॉर्मेशन इससे मिलती है उसको हम दूसरे सेक्टर में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन द सेंस जैसे हमने इंडस्ट्रीज़ में हमें कुछ भी इक्विपमेंट बनाने हैं, कोई मेडिकल मशीन बनानी है, कुछ मेडिसिन बनानी है, तो उसके लिए हमें वो इंफॉर्मेशन कि इन जीन से ये डिजीज़ होने वाली है, तो उससे रिलेटेड जो मेडिसिन बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनाएंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको दूसरे सेक्टर में हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गोल। देन टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़ की इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी। जैसे हम क्लोनिंग करते हैं तो वो इलीगल मानी गई, कई जगह पर इसको बैन किया गया, रोका गया। तो इस तरह से और भी दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही थी, तो उन सबको सॉर्ट आउट करना, ये सारे मेन गोल्स थे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने थे। और ये 1990 से शुरू होकर 2013 तक में हुआ, जिसको स्टार्ट जो था वो जेम्स वॉटसन ने किया, लेकिन कंप्लीट पीछे दूसरे लोगों के द्वारा किया गया। और इसकी लॉन्चिंग की गई थी जॉइंट एफर्ट से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। दो कॉम्बिनेशन थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया। Now we will see what is the methodology which was accepted to determine the gene sequence of Human Genome Project. It was based on two methods, that is expressed sequence tag (EST) and sequence annotation, that is SA. Expressed sequence tag जो था उसमें it was used to identify all those genes which are expressed as RNA. इसमें हम उनका सीक्वेंस मालूम करते थे जो आरएनए के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि सीक्वेंस एनोटेशन टेक्निक जो थी वो उस बेस पर थी कि उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही तरह के जो सीक्वेंस है जीन्स के, उसको हम डिटरमाइन करके और उनके फंक्शन मालूम करेंगे। इसमें तो जो आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको देखा जाता था, और सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग वाले जो जीन हैं उन दोनों का सीक्वेंस और फंक्शन हम लोग स्टडी करते थे। तो जो मेन टेक्निक है उसके अंदर जो मेथडोलॉजी काम में ली गई थी वो कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहले जब डीएनए का सीक्वेंस मालूम करना है तो टोटल डीएनए को हमने आइसोलेट करके उसके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया, रैंडमली उसको फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, जिससे वो छोटे साइज के अंदर अवेलेबल हो गई। Now these fragments were introduced in the specialized vector. इनको हमने किसी कैरियर या वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया और उनके हमने बहुत सारे क्लोन्स ऑब्टेन करे। जो कॉमनली होस्ट यूज किया गया था इसमें, दैट वाज बैक्टीरियल सेल और यीस्ट सेल। दिस इज बैक्टीरियल सेल और दूसरा था यीस्ट सेल। ये होस्ट की तरह हमने काम ले लिया और इन्हीं के ही क्रोमोसोम को कैरियर के फॉर्म में लिया गया। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाज टेकन एज द क्लोनिंग कैरियर एंड बैक्टीरियल सेल एंड यीस्ट सेल वर टेकन एज। प्रेजेंटली हम जो पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं डीएनए से क्लोन बनाने के लिए, तो उस सब के कारण से क्या होता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। डीएनए जो होता है वो एनलार्ज्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमें मिलता है। इस छोटे से फ्रैगमेंट से हम डीएनए को एम्प्लीफाइड करते हैं, जिसके लिए पीसीआर टेक्निक यूज़ की जाती है। नाउ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर आफ्टर एम्प्लीफिकेशन सीक्वेंस्ड। हम उनका क्या करते हैं, सीक्वेंस्ड करते हैं, उनको अरेंज करते हैं किसकी मदद से, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस।
जब हम इसको सीक्वेंसर की हेल्प से सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें डीएनए के कुछ पार्ट जो है वो सिमिलर सीक्वेंस में मिलेगा और कुछ पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग फॉर्म में मिलेगा। तो दिस टेक्निक के कारण से मिलने वाले ये जो ओवरलैप्ड पार्ट थे उनको फिर वापस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया गया और उनको जॉइंट करके एक कंटिन्यूस स्ट्रेच बनाया गया और इसकी मदद से हमें जो भी डेटा मिला वो इतना लार्ज था कि हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क से मिलने वाले सीक्वेंस को लाइंड अप किया और सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से इलेबोरेट किया जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंक्लूड की। ये जो सीक्वेंसिंग थी ये सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर 1 की कंप्लीट हुई थी हमारे पास 2006 में। जो क्रोमोसोम 1 है उसकी सीक्वेंसिंग जो थी वो कंप्लीट हुई थी 2006 में। एट प्रेजेंट 22 ऑटोसोम्स and X and Y chromosomes of human have been sequenced। ये सारे हम sequenced कर चुके हैं। तो इसके प्रोसेस को हम एक बार फिर शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले 2 टेक्निक यूज में ली गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, EST एंड SA। इसमें हम केवल उन्हीं डीएनए के केवल उन्हीं जीन्स का सीक्वेंसिंग करेंगे जो RNA के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वेयर सीक्वेंस एनोटेशन में हम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों तरह के जीन्स के फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। पैथोलॉजी के लिए सबसे पहले डीएनए का जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको हमने कट किया। देन कट पार्ट को हमने क्लोनिंग कैरियर में इंट्रोड्यूस करवाया। कैरियर के फॉर्म में हमने यहाँ पर बैक्टीरिया या यीस्ट का क्रोमोसोम्स लिया और होस्ट के फॉर्म में हमने बैक्टीरिया या यीस्ट की सेल को लेकर यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस करवा के और क्लोनिंग करवाई। क्लोनिंग के कारण से क्या हुआ, जो डीएनए था वो एम्पलीफाइड हो गया। ये एम्पलीफिकेशन की टेक्निक जो प्रेजेंट डे में पीसीआर की हेल्प से की जाती है, अब हमारे डीएनए की एम्पलीफाइड डीएनए का हम सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब उनको लाइनअप किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि डीएनए का कौन सा पार्ट जो है वो ओवरलैप है। तो जब हम इसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की हेल्प से सीक्वेंस करते हैं तो हमें कुछ सिमिलर सीक्वेंस मिलते हैं डीएनए के और कुछ ओवरलैप सीक्वेंस मिलते हैं। इन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को नोट करते हुए हम इनको ओवरलैपिंग के बेस पे हम इनको जब अरेंज करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो एक कंटिन्यूस स्ट्रेच हमें मिलता है। जैसे इस पॉइंट पर ओवरलैपिंग हुई, देन इस पॉइंट पर ओवरलैपिंग हुई, देन इस पॉइंट पर ओवरलैपिंग हुई। फिर इसको वापस कंप्यूटर प्रोग्राम में डालकर हम एक लाइनअप प्रोग्राम निकालते हैं और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन से पार्ट कोडेड हैं, वहाँ पर उनकी जो जीन्स है उनकी सीक्वेंसिंग क्या रहेगी। इसका सबसे पहले जो है क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंसिंग थी वो 2006 में हुई थी। Now we will see what are the salient features of human genome. Human genome contains 3164.7 million जीन। जीनोम जो होता है उसमें कितने जीन मिलते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3164.7 मिलियन ऑफ जीन्स और हर जीन जो होता है उसमें लगभग 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जीन है इनका जो साइज होता है, हर जीन का साइज जो है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। जिसमें से जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन, दैट इज डिस्ट्रोफिन, जो कि 0.02.4 मिलियन बेस पेयर को कैरी करता है। प्रीवियसली इट वाज एस्टिमेटेड कि भाई किसी भी जीन के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेसेस है वो 80,000 से 1,40,000 तक होंगे, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन जो है उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर होता है और ये लार्जेस्ट जीन होता है। Human beings are 99.9% identical at DNA level, but the functions of 50% of discovered gene is not known. अभी भी हमें 50% जो जीन्स हैं उनके फंक्शंस नहीं पता है। Major portion of the human genome is made up of repetitive sequence. जो जीनोम है उसमें बहुत सारा पार्ट जो होता है वो रिपीटेड सीक्वेंस का ही मिलकर के बनता है और उसमें जो रिपीटेशन होता है वो 100 to 1000 टाइम्स हो सकता है।
These sequence do not have coding function. जो repeat sequence होता है इनका कोई भी coding function नहीं होता है, ये कोड नहीं करते हैं, but they are concerned with the chromosome structure. उनका जो फंक्शन होता है वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, देन इवोल्यूशन से होता है और डायनामिक से होता है, बट दे आर नॉट कंसर्न विद द फंक्शन. दे आर एसोसिएटेड विथ द और दे आर कंसर्न विद द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन. जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इट हैज द मैक्सिमम जीन्स, दैट इज 2963, और जो क्रोमोसोम Y है उसमें मिनिमम जीन्स मिलते हैं, दैट इज 232. तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ वी विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो इट हैज हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. इससे जेनेटिक्स की ब्रांच में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, हमें ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बहुत चीज़ें मालूम पड़ती है और इससे आगे बहुत स्कोप भी है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वी कुड नो मोर देन 1200 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डिजीज. लगभग 1200 जीन्स जो होती हैं उनके कारण से ह्यूमन डिजीज होती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट, डायबिटीज़, एजिंग रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एल्जाइमर डिजीज़. इस तरह से जो डिजीज़ है ये 1200 जीन्स से होती है. देन इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द जेनेटिक डिसऑर्डर. इससे हमें प्रिवेंशन के बारे में मालूम पड़ जाएगा. हमें अगर पहले ही पता होगा कि इस जीन से ये डिसऑर्डर होने की संभावना है तो हम उसके लिए नेसेसरी प्रिवेंशन ले सकते हैं. तो इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. देन द डाटाबेस वुड बी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द ड्रग्स. देन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को भी डेवलप कर सकते हैं. तो इस तरह से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमें मिलता है वो यही है कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह की ड्रग्स को बना सकते हैं. और ये बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है.